क्या आपको लगता है कि दार्जिलिंग सिर्फ चाय के बागानों और टॉय ट्रेन तक सीमित है? अगर हाँ, तो आज आपके नजरिया पूरी तरह से बदलने वाला है। हम सब पहाड़ों में शांति और बर्फ ढूंढने जाते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि देश के एक कोने में एक ऐसी जगह छुपी है जहां आपको ब्रिटिश इरा का फील, अनोखा कल्चर और एक ऐसी जियोग्राफी मिलेगी जो पूरे इंडिया में कहीं और नहीं है, तो क्या आप यकीन करेंगे? दार्जिलिंग सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं है, ये टाइम मशीन है जो आपको सीधा 1800 सेंचुरी की दुनिया में ले जाता है। आज हम इस पहाड़ी रानी के उन राजों से पर्दा उठाएंगे जो अक्सर आम टूरिस्ट की नजरों में छुपे रह जाते हैं। वेस्ट बंगाल के नॉर्दर्न पार्ट में लेजर हिमालयस की रेंजेस में बसा दार्जिलिंग एक वक्त पर सिक्किम और नेपाल का हिस्सा हुआ करता था। 1800 की शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे अपने आराम के लिए एक हेल्थ रिजॉर्ट के रूप में डेवलप किया। उन्हें यह जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने यहाँ बड़े बड़े टीज स्टेट्स बना दिए और पहाड़ों को चीरते हुए एक अनोखी रेलवे लाइन बिछा दी। एक तरफ जहां हमारे देश में उस वक्त गर्मी से लोग परेशान थे, वहीं अंग्रेज यहाँ ठंडी हवा और चाय की चुस्कियों का मजा ले रहे थे। दार्जिलिंग की खासियत इसकी जियोग्राफी में भी है। लगभग 6700 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ से दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट कंचनजंगा का जो नजारा दिखता है वो किसी और हिल स्टेशन से मिलना लगभग नामुमकिन है। सुबह की पहली किरण जब इन बर्फीली चोटियों पर पड़ती है तो पूरा पहाड़ सोने की तरह चमकने लगता है। इंडिया के बाकी हिस्सों से आने वाले लोगों के लिए दार्जिलिंग एक अलग ही दुनिया जैसा लगता है। जब आप यहाँ पहुंचते हैं तो आपको महसूस होगा कि यहाँ का कल्चर, भाषा और लोगों का रहन सहन बाकी जगहों से काफी अलग है। यहाँ आपको नेपाली, तिब्बतन और बंगाली कल्चर का एक बहुत ही सुंदर मिक्स देखने को मिलेगा। यही वजह है कि यहाँ आना किसी कल्चरल शौक से कम नहीं है। लोग यहाँ आते हैं उस सुकून के लिए जो बड़े शहरों और भीड़ में पूरी तरह खो गए। अब सवाल आता है कि इस खूबसूरत जगह को देखने का सबसे सही समय क्या है? यहाँ का मौसम पूरे साल खुश मिजाज रहता है, लेकिन अगर आपको बेस्ट एक्सपीरियंस चाहिए तो फिर मार्च से लेकर मई या फिर अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच यहाँ आना सबसे अच्छा होता है। इन महीनों में आसमान साफ रहता है और कंचनजंगा की चोटी बिना किसी बादलों के बिल्कुल साफ दिखाई देती है। बरसात के मौसम यानी जून से सितंबर तक यहाँ आने से बचना चाहिए, क्योंकि लैंडस्लाइड का खतरा काफी ज्यादा होता है और धुंध इतनी होती है कि आसपास का नजारा भी दिखना बंद हो जाता है। सर्दियों में यहाँ काफी ठंड पड़ती है और अगर आपको कड़ाके की ठंड और कभी कभार होने वाली बर्फबारी पसंद है तो दिसंबर से जनवरी का टाइम भी आप चुन सकते हो। इस सुकून भरी जगह की तस्वीर तो दिमाग में बन गई, लेकिन सबसे बड़ा प्रैक्टिकल सवाल यह है कि आखिर इस पहाड़ी रानी तक पहुंचना कैसे है। देखो, दार्जिलिंग पहुंचना उतना मुश्किल नहीं है जितना लोग अक्सर समझते हैं, क्योंकि यह शहर इंडिया के बाकी बड़े शहरों से काफी अच्छी तरह कनेक्टेड है। अगर आप प्लेन से आना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट बागडोगरा है, जो यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। बागडोगरा के लिए आपको दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और गुवाहाटी जैसे शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल जाएंगी। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आपको बहुत सारी प्राइवेट टैक्सीज और शेयर्ड कैब्स मिल जाएंगी जो लगभग 3 घंटे में दार्जिलिंग पहुंचा देंगी। अगर आप ट्रेन का सफर पसंद करते हैं तो आपको न्यू जलपाईगुड़ी यानी एनजेपी स्टेशन तक की टिकट लेनी होगी। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक बहुत बड़ा रेलवे हब है और देश के हर कोने से यहाँ के लिए ट्रेन चलती हैं। एनजेपी से भी दार्जिलिंग का रास्ता लगभग 3 से 4 घंटे का, जो पहाड़ी रास्ता शुरू होने के बाद काफी खूबसूरत हो जाता है। एक और बहुत ही अनोखा तरीका है यहाँ पहुंचने का और वो है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे स्टेशन की टॉय ट्रेन। ये ट्रेन एनजेपी से सुबह चलती है और धीरे धीरे पहाड़ों को चढ़ते हुए शाम तक दार्जिलिंग पहुंचा देती है। हालांकि ये काफी वक्त लेती है, लेकिन अगर आपके पास समय है तो इस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज राइड का अनुभव आपको जिंदगी भर याद रहेगा। जब आप एक बार इस खूबसूरत शहर में कदम रख देते हैं तो सबसे पहला सवाल होता है कि रुका कहां जाए। दार्जिलिंग में हर तरह के बजट वाले लोगों के लिए ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आप लग्जरी तलाश रहे हैं और आपको पुराने जमाने का रॉयल फील चाहिए तो आप मेफेयर, द एल्जिन या वाइंडमेयर जैसे होटल्स चुन सकते हैं। ये होटल्स अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए हैं और यहाँ की हॉस्पिटैलिटी आपको किसी राजा महाराजा जैसा महसूस करवाएगी। इन होटल्स में रहने का खर्च एक रात का 10 से लेकर 20,000 रुपए तक का हो सकता है, क्योंकि भाई राजा तो बनना पड़ेगा। वही अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। फिर आपके लिए माल रोड और गांधी रोड के आसपास आपको बहुत सारे ऐसे होटल्स और गेस्ट हाउस मिल जाएंगे जो 2 से 3,000 रुपए के बीच मिल जाते हैं, या फिर हॉस्टल जो कि 500 से 800 रुपए तक मिल जाते हैं। आजकल यहाँ होम स्टेज का चलन भी बहुत बढ़ गया। शहर से थोड़ा दूर किसी गाँव में किसी लोकल परिवार के साथ रहने का मजा ही अलग है। वहाँ आपको घर का खाना मिलेगा और लोगों के कल्चर को करीब से देखने का मौका भी मिलेगा। खर्च की बात करें तो अगर हम आने जाने के टिकट को हटा दें तो एक एवरेज टूरिस्ट का रोजाना खर्च लगभग 2,000 से लेकर 3,000 रुपए के बीच में आता है। इसमें आपका रहना, खाना और तीनों वक्त का खाना इसके अंदर मिलेगा और घूमने के लिए शेयर टैक्सी या किराया भी शामिल है। अगर आप लग्जरी ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये खर्चा 10,000 से भी ऊपर जा सकता है, लेकिन एक बात तय है कि आप चाहे जितने पैसे खर्च करें, यहाँ की हवा और नजारों का सुकून सबके लिए बराबर है। शहर में घूमने के लिए आप टैक्सी रिजर्व कर सकते हैं या फिर शेयर्ड कैब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो काफी सस्ती पड़ती है। लोकल लोग बहुत ही मिलनसार होते हैं और आपको रास्ता दिखाने में हमेशा मदद करते हैं। अब आपका रहने और पहुंचने के
इंतजाम तो हो गया है। असली सवाल ये उठता है कि इस पहाड़ी रानी में ऐसी कौन सी जगह है जो आपको सबसे पहले देखनी चाहिए, और वहां का असली रंग कहां देखने को मिलेगा? क्या वो सिर्फ माल रोड की रौनक है या पहाड़ों की चोटियों पर छिपी हुई है कुछ अनसुनी कहानियां भी हैं? दार्जिलिंग की असली खूबसूरत सुबह की शुरुआत होती है टाइगर हिल से। अगर आपने यहाँ का सनराइज नहीं देखा तो समझिए आपकी ट्रिप अधूरी है। सुबह के 4 बजे जब पूरा शहर सोया होता है तब लोग टाइगर हिल की चोटी पर पहुंच जाते हैं, सिर्फ उस एक पल के लिए जब सूरज की पहली किरण कंचनजंगा की बर्फीली चोटियों पर पड़ती है। वो नजारा देखकर ऐसा लगता है जैसे पहाड़ ने सोने की चादर ओढ़ ली हो। टाइगर हिल से वापस आते वक्त आपको रास्ते में बटासिया लूप मिलेगा जो एक इंजीनियरिंग का एक कमाल का नमूना है। यहाँ टॉय ट्रेन एक पूरा चक्कर लगाती है और बीच में एक बहुत ही सुंदर गार्डन और वार मेमोरियल बना हुआ है जो देश के वीर जवानों की याद दिलाता है। यहाँ घूमने की टॉप 10 जगहों में दूसरा बड़ा नाम है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ये कोई आम जू नहीं है क्योंकि यहाँ आपको ऐसे जानवर देखने को मिलेंगे जो सिर्फ ठंडे इलाकों में ही मिलते हैं, जैसे कि बहुत ही प्यारा दिखने वाला रेड पांडा और स्नो लियोपर्ड। जू के बिल्कुल पास में ही हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट यानी HMI है जहां तेंजिंग नोर्गे जैसे बड़े पर्वतारोहियों की यादें जुड़ी हुई हैं। अगर आपको पहाड़ चढ़ने का शौक है तो यहाँ का म्यूजियम आपको काफी इंस्पायर करेगा। इसके बाद आपको हैप्पी वैली टी एस्टेट जरूर जाना चाहिए। यहाँ की हरियाली देखकर आपकी आंखों को सुकून मिलेगा और आप देख पाएंगे कैसे उन पत्तियों से वो दुनिया भर में मशहूर दार्जिलिंग की चाय बनाते हैं। शांति और सुकून तलाशने वालों के लिए पीस पगोडा और घूम मोनेस्ट्री जैसे सबसे बेहतरीन जगह है। पीस पगोडा एक सफेद रंग का बहुत बड़ा स्तूप है जहाँ से पूरे शहर का एक अलग ही नजारा दिखता है। वहीं घूम मोनेस्ट्री में लॉर्ड बुद्धा की एक बहुत बड़ी मूर्ति है और वहां का माहौल इतना शांत होता है कि आप घंटों तक वहां बैठ सकते हैं। अगर आपको थोड़ा एडवेंचर पसंद है तो दार्जिलिंग रोपवे का मजा जरूर ले। रंगीत वैली के ऊपर से गुजरती है रोपवे राइड आपको पहाड़ों की ऊंचाई का असली एहसास करवाएगी। इन सब के अलावा रॉक गार्डन और नाइटिंगेल पार्क भी घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है जहां आप शाम के वक्त आराम से बैठ सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ के कल्चर और सबसे जरूरी चीज यानी कि खाने की। दार्जिलिंग का कल्चर नेपाल और तिब्बत से काफी प्रभावित है, इसलिए यहाँ के लोग बहुत ही शांत और मददगार होते हैं। यहाँ का खान पान भी बिल्कुल वैसा ही है। अगर आप वेजिटेरियन है तो यहाँ के ऑथेंटिक वेज मोमोज और थुक्पा आपको हर गली में मिल जाएंगे। थुक्पा एक गर्मा गर्म सूप होता है जिसमें नूडल्स और बहुत सारी सब्जियां होती हैं जो ठंड में काफी सुकून देते हैं। नॉन वेजिटेरियंस के लिए यहाँ ऑप्शंस की भरमार है, खास करके चिकन या पोर्क मोमोज और सेकवा यानी ग्रिल्ड मीट। यहाँ का लोकल स्ट्रीट फूड काफी सस्ता और स्वादिष्ट होता है, लेकिन ध्यान रखें कि जब आप किसी धार्मिक जगह या मोनेस्ट्री के पास हो तो वहां नॉन वेज अवॉइड करना ही बेहतर होता है ताकि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। दार्जिलिंग की चाय के बिना तो हर बात अधूरी है। यहाँ की हर गली में आपको एक से बढ़कर एक टी कैफेस मिल जाएंगे जहां आप अलग अलग वैरायटी की चाय ट्राई कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लोग दार्जिलिंग को लेकर इतने दीवाने क्यों हैं और यहाँ कर लोगों को कौन से अनोखे कल्चरल डिफरेंसेस महसूस होते हैं? क्या यह शहर एक सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट है या इसका कनेक्शन इंडिया के दूसरे पार्ट से कुछ अलग है? जब आप यहाँ के लोकल लोगों से मिलते हैं तो आपको महसूस होता है कि यहाँ की जिंदगी कितनी शांत और सिंपल है। इंडिया के बड़े शहरों की भागम भाग के मुकाबले यहाँ का जीवन थोड़ा धीमा चलता है, जिसे हम माउंटेन टाइम भी कह सकते हैं। यहाँ के लोग सुबह बहुत जल्दी उठते हैं और शाम होते ही बाजार बंद होने लगते हैं। ये एक ऐसा कल्चरल डिफरेंस है जो प्लेन से आने वाले लोगों को थोड़ा हैरान कर सकता है, लेकिन यही यहाँ की असली पहचान है। यहाँ आपको पुराना चार्म दिखेगा जहाँ लोग आज भी एक दूसरे से मिलकर बात करना पसंद करते हैं और हर काम में जल्दी नहीं दिखाते। इस शहर का इंडिया के बाकी हिस्सों से एक बहुत गहरा रिश्ता है। दार्जिलिंग की चाय सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं है, पूरे देश का फख्र है। दुनिया भर में जब भी हम प्रीमियम टी की बात करते हैं तो दार्जिलिंग का नाम सबसे ऊपर आता है। इसके अलावा यहाँ के लोग और उनका देश प्रेम भी बेमिसाल है। इंडियन आर्मी में गोरखा रेजिमेंट का जो योगदान है उसकी जड़ें इस मिट्टी से जुड़ी है। यहाँ की गलियों में घूमते वक्त आपको जगह जगह देश की भक्ति का जज्बा साफ नजर आएगा। यहाँ का म्यूजिक और आर्ट भी इंडिया के बाकी हिस्सों में काफी पसंद किया जाता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि यहाँ क्या शॉपिंग करनी चाहिए, तो उसका सबसे पहला जवाब है असली दार्जिलिंग चाय। आप माल रोड पर नाथमल्स या किसी भी पुरानी चाय की दुकान से अलग अलग फ्लेवर की चाय ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ के हाथ से बने वूलन कपड़े जैसे कि स्वेटर्स और शॉल्स बहुत ही गर्म और सस्ते मिलते हैं। शॉपिंग के लिए अगर आपको थोड़ा लोकल एक्सपीरियंस चाहिए तो चौक बाजार जरूर जाइए। यहाँ का सबसे पुराना और बड़ा मार्केट है जहाँ लोकल लोग अपनी रोजाना की शॉपिंग करते हैं। यहाँ आपको तिब्बतन हैंडीक्राफ्ट जैसे कि प्रेयर व्हील्स, सिंगिंग बॉल्स और बहुत ही सुंदर ज्वेलरी मिल जाएगी। अगर आप कुछ अनोखा ले जाना चाहते हैं तो यहाँ के मास्क और लोकल पेंटिंग थंग का एक बेहतरीन सोवेनियर हो सकते हैं। स्ट्रीट फूड में एक और दिलचस्प चीज है चोरपी, जो कि याक के दूध से बनी एक हार्ड चीज होती है। इसका स्वाद थोड़ा अलग होता है, लेकिन पहाड़ी लोग इसे ठंड से बचने के लिए बहुत ज्यादा खाते हैं। इसके अलावा यहाँ का आलू दम जो कि पहाड़ी स्टाइल में बनता है किसी बड़े रेस्टोरेंट के खाने को टक्कर दे सकता है। अगर आप भीड़ भाड़ से दूर जाना चाहते हैं
जाते हैं तो दार्जिलिंग के पास ही कुछ हिडन जेम्स भी हैं, जैसे कि लेप्चा जगत जो शहर से थोड़ा दूर एक छोटा सा गांव है जहां सिर्फ सन्नाटे और पहाड़ों की आवाज सुनाई देती है। यहाँ से कंचनजंगा का नजारा शहर से भी ज्यादा साफ और एक खूबसूरत दिखता है। एक और जगह है तिनचुले जो अपने ऑरेंज ऑर्चर्ड्स और टी गार्डन्स के लिए मशहूर है। ये जगह उन लोगों के लिए जन्नत है जो नेचर के बहुत करीब रहना चाहते हैं। दार्जिलिंग में घूमते वक्त एक बात का ध्यान हमेशा रहे कि यहाँ की सफाई का सम्मान करें और प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि पहाड़ी इकोसिस्टम बहुत ही नाजुक होता है। आखिर में दार्जिलिंग सिर्फ एक घूमने की जगह नहीं है, ये एक एहसास है जो सुबह की ठंड, वो टॉय ट्रेन की सीटी और वो चाय की गर्माहट और वो मुस्कुराते हुए लोकल लोग, ये सब मिलकर एक ऐसी याद बनाते हैं जो आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाती है। हर इंडियन को अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार इस पहाड़ी रानी की गोद में कुछ दिन बिताने चाहिए। जब आप यहाँ से वापस जाएंगे तो आपके साथ सिर्फ फोटोज नहीं बल्कि पहाड़ों का वो सुकून और ठंडक भी होगी जो आपको रोजाना की मुश्किलों से लड़ने की ताकत देगी। तो कब बना रहे हैं आप अपने दार्जिलिंग ट्रिप का प्लान? ये पहाड़ आपका इंतजार कर रहा है। इस वीडियो में आपको क्या सीखने को मिला कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक करके अपने उस दोस्त के साथ, अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर कर देना जो दार्जिलिंग जाना चाहता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। धर्मशाला और इसके साथ ही शिलोंग और मनाली की हम वीडियोस लेकर आने वाले हैं। कुछ वीडियोस ऑलरेडी हमने अपलोड कर दी हैं, तो एक बार वो वाले वीडियोस भी जरूर देखना। और नेक्स्ट आप कौन सी प्लेसेस के वीडियोस चाहते हो वो आप कमेंट करके बता सकते हो कि हमें इन प्लेसेस के बारे में और डिटेल्स में जानकारी चाहिए जैसे हमने इस वीडियो में दी है। मिलता हूं ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।